तो अभी तक के लेक्चर में हमने सरफेस इंटीग्रल जो है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसमें जो अलग अलग टर्म्स होती है उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है उनके बारे में देखा, और एक क्वेश्चन सोल्व करके उन सारी मीनिंग्स जो है, उन सारे मीन्स जो है उनका इंटीग्रल में जो है कैसे कैसे पहचानना है और कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सब देखा। अब जैसे हम ग्रीन्स थ्योरम पढ़े थे, ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलती थी कि कोई भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है, ठीक है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल अलोंग एक कर्व सी है ना, मतलब लाइन इंटीग्रल में तो एक कर्व सी है, वो क्लोज कर्व है ना, तो इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग ये वाला लाइन इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रल को आप एक डबल डेरिवेटिव से कैलकुलेट कर सकते हो, और डबल डेरिवेटिव किसी रीजन पे कैलकुलेट होता है तो वो रीजन जो है वो इस क्लोज्ड कर्व से बाउंडेड रीजन होगा, ठीक है। अब उसमें कुछ कंडीशन देखते थे कि यहाँ पे एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई होता था, तो एफ और जी कंटिन्यूस होना चाहिए, साथ में उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो है वो राइट वाली साइड, मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें ये वाली साइड कैलकुलेट करना, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना जो है वो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत मतलब लेंदी हो जाएगा, जहाँ पे वहाँ पे लेफ्ट वाली साइड जो है वो सिर्फ 3 बार पेन चलाने में जो है वो सॉल्व हो जा रही थी। तो ऐसे ही कुछ लाइन इंटीग्रल की प्रॉब्लम और साथ में डबल इंटीग्रल की प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से होती है, जिनको मतलब वैसे कन्वेंशनल तरीके से करोगे लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करके या फिर डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करके तो वो बहुत टफ होगा, टफ मतलब लेंदी होगा, टफ नहीं लेंदी होगा, ठीक है। तो उसके बाद में उस तरह के प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक थ्योरम है हमारे पास स्टोक्स थ्योरम और दूसरी थ्योरम है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अभी एक बार देखते हैं, जैसे ग्रीन्स थ्योरम में हम कुछ कुछ चीज़ें चेक किया करते थे, वैसे स्टोक्स थ्योरम क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले, तो वो वाला समझते हैं एक बार, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है, देखो स्टोक्स थ्योरम का एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, स्टोक्स थ्योरम का होता क्या, उसी फॉर्मूले से हम जो है वो पूरी थ्योरम को समझेंगे। अब इसमें देखो कौन सी टर्म का मीनिंग क्या है, ये है स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। अब स्टोक्स थ्योरम के बारे में मैं बोल देता हूँ, उसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अब स्टोक्स थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है f, ठीक है, और ये वेक्टर फंक्शन f दिया हुआ है और एक है हमारे पास में कोई भी सरफेस s, ठीक है। ये सरफेस s जो है ना वो पीस वाइज स्मूथ या फिर रेगुलरली स्मूथ, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है ना, पीस वाइज स्मूथ या रेगुलरली स्मूथ, जो बोल रहा हूँ सुन लेना अच्छे से। ये सरफेस एस या तो पीस वाइज स्मूथ हो, मतलब स्मूथ होनी चाहिए, या तो रेगुलरली स्मूथ हो या पीस वाइज स्मूथ हो। अगर ये सरफेस पीस वाइज स्मूथ है और किसी क्लोज मतलब सरफेस है कोई भी रैंडमली, और वो सरफेस स्मूथ या पीस वाइज स्मूथ, रेगुलर स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ, वो आगे समझेंगे पीस वाइज स्मूथ का क्या मतलब है और रेगुलर स्मूथ का क्या मतलब है। मतलब कोई स्मूथ सरफेस है हमारे पास जो किसी कर्व सी से एनक्लोज्ड है, ठीक है, जो किसी कर्व सी से एनक्लोज्ड है, तो और साथ में ये जो वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूअस है किस डोमेन पे, जिस डोमेन पे ये सरफेस डिफाइन है उस डोमेन पे, और साथ में इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। तो आप ये जो सरफेस एरिया है ना, ये जो सरफेस इंटीग्रल है, इस सरफेस इंटीग्रल को या फिर ई वाली कर्व के अलोंग इस लाइन इंटीग्रल को इस वाले सरफेस इंटीग्रल से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इस वाले सरफेस इंटीग्रल से सोल्व कर सकते हो, तो अब इसमें क्या है, सी क्या है, उस सरफेस को क्लोज करने वाला कोई भी कर्व। अब ये सरफेस क्या होती है इसमें, अब इसमें ये सरफेस जो है ना जो सी एनक्लोज कर रहा है, इससे सी जो है, मान लो ये जैसे एक मान लो एक सी जो है ना वो हमारे पास कोई सर्कुलर शेप का क्लोज कर्व है। अब ये सर्कुलर शेप का क्लोज कर्व है, तो ये देखो ये स्पेयर को भी एनक्लोज कर सकता है, ये कोन को भी एनक्लोज कर सकता है एज ए गाइडिंग कर्व बन के उसका, ठीक है, ये किसी रेंडम सरफेस को भी एनक्लोज कर सकता है। लेकिन इतना हमको पता है कि ये सी जो है ना, सी के बारे में हमको पता है कि ये सी जो है किसी सरफेस को एनक्लोज कर रखा है, और वो सरफेस स्मूथ या पीसवाइज स्मूथ है, ठीक है। अब उसमें तो उस वाले सरफेस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, तो आप इस सरफेस इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो, और साथ में उसमें ये जो सरफेस चुननी होती है ना, ये सरफेस आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो,
स्टोक्स थ्योरम की ब्यूटी यही है कि ये सरफेस जो है ना, उस पर शेप उस पर मैटर नहीं कर रही। अगर आपके ये सरफेस का कैलकुलेट नहीं किया जा रहा, सरफेस इंटीग्रल ये वाले इस पर कैलकुलेट, किसी एक सरफेस पे मतलब कोई ऐसी सरफेस दी जा रही है जिस पे कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो वो सरफेस जो है आप दूसरी सरफेस आप अपने से अज्यूम कर सकते हो कोई वाला। जो कंडीशन ये है कि वो सरफेस जो है वो इस लाइन करो से एनक्लोज होनी चाहिए, मतलब सरफेस को चुनने में आप जो है वो ओपन हो, इस वाले स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे जब भी, ठीक है। अब देखो, जब स्टोक्स थ्योरम मान लो ये वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने को बोला, ये वाला कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे पहले तो ये देखोगे कि ये जो क्लोज्ड करो जिस सरफेस को एनक्लोज कर रखा है वो सरफेस आपने आइडेंटिफाई कर ली या नहीं। वो सरफेस आपको हमेशा इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है जिससे ये डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाओ। जैसे मान लो स्टैंडर्ड सरफेस हो गई, जैसे हेमीस्फेरिकल की सरफेस हो गई, कॉन की सरफेस हो गई, ठीक है, सिलेंडर की सरफेस हो जाएगी। उन सब पे आप जिन वो वाली सरफेस आपको इमेजिन कर लेनी है, वो वाली जिन पे आप ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाओ। अब इसमें देखा, अब क्या क्या चीज़ देखी हमने कि एक तो लाइन इंटीग्रल ये वाला कैलकुलेट करना है, तो सरफेस जिस सरफेस को ये लाइन इंटीग्रल एनक्लोज कर रखा है वो वाली सरफेस आइडेंटिफाई कर ली, वो पीस वाइज स्मूथ होनी चाहिए। स्मूथ होने के बाद में उसका है ये वाला जो वेक्टर फील्ड है उसका इसका फंक्शंस ये पार्शियल कंटिन्यूस होना चाहिए, साथ में इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने चाहिए। ये दो चीज़ चेक करोगे। ये दो चीज़ चेक करने के बाद में ये वाला इंटीग्रल जो हमने कैलकुलेट किया, जो पहले इंटीग्रल कैलकुलेट किया था, सिंपली उसी तरीके से अब वो वाला जो लाइन इंटीग्रल है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे एक क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने बताया। अभी क्या बोला कि कोई सर स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एस जो है वो कोई भी पीस वाइज स्मूथ या स्मूथ रेगुलरली स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और साथ में ये एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ओवर दिस सरफेस, और ये सरफेस ये वेक्टर फील्ड जो है वो कंटिन्यूस है और इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है। तब आप ये वाला लाइन इंटीग्रल ये वाली सरफेस इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे उसमें ग्रीन्स थ्योरम में कैलकुलेट किया था ना वैसे वाला। अभी डाइवर्जेंस थ्योरम का भी देखेंगे अगले वाली वीडियो में, लेकिन पहले स्टोक्स थ्योरम को कुछ 2-4 क्वेश्चन करके सोल्व करके उनसे एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। जो मैंने ये भी अभी मैशअप यहाँ पे बोला है वो इतना क्या बोल दिया और कैसे अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे थोड़ी देर में।